कोरोना के बाद अब फंगस ने नींद उड़ा दी है। कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस मिलने से खतरा और बढ़ गया है। आखिर क्या है ये फंगस? इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र झा जी हैं। अमरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम डॉक्टर्स को कि हम अपना जो भी नॉलेज है और लोगों में जो कंफ्यूजन है वो दूर कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तरुण जी। अमरेंद्र जी, अभी कोरोना से ही हम लोग जूझ रहे थे कि अचानक ये फंगस आ गए हैं और अब तीसरे रंग में ये फंगस आया। आखिर ये फंगस क्या है? ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस। पहले हमें फंगस के बारे में समझाइए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहले ये जो फंगस होता था ये हमारी बॉडी में पहले से ही पाया जाता है। ये जनरली तब तक आपके शरीर पर प्रभाव नहीं पहुंचाता है जब तक कि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ना हो। यदि आपकी शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो रही है तो आप में ये फंगस वापस आ जाता है। क्या होता है कि जनरली पहले एक साल में चार मतलब यदि कोई भी डॉक्टर देख रहे हैं मरीजों को साल भर, तो महीने में या साल भर में 1 या 2 मरीज आया करते थे। साल के तो 4 या 5 से ज्यादा नहीं आते थे, वो भी जनरली डायबिटिक पेशेंट्स में। लेकिन अब जब से ये कोविड आया और जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं उनका घर बैठे शुगर कंट्रोल नहीं हो पाया, कुछ पेशेंट जिनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत लंबे समय तक चला, या कुछ पेशेंट्स जो कि आईसीयू में एडमिट हो गए जिनको वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ गई, या फिर कुछ वो पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर में साफ पानी नहीं दिया गया, ऐसे लोगों में ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस या व्हाइट फंगस वापस आ रहा है। ये फंगस जनरली जो इस बीमारी के जो अंदर है वो है म्यूकोरमाइकोसिस। इस फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं और बहुत कम लोगों में इसे ये कैंडिडा और एस्परजिलोसिस की वजह से भी होता है, ये ब्लैक, येलो और व्हाइट फंगस। इनकी पहचान क्या है? किसी को ब्लैक फंगस हुआ है, व्हाइट फंगस हुआ है या येलो फंगस हुआ है, ये पहचान क्या है और ये कैसे शरीर के अंदर आता है? ये जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस की ये पहचान है कि ये जनरली ऊपर का जो भाग है, नाक, आंख, कान और सिर, इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। यदि नाक में आपको कोई काला पदार्थ निकलता दिखे, या नाक सर्दी खांसी बहुत दिखे, नाक से खून निकलता हुआ दिखे, आंख में लाल दिखे, आंख में सूजन दिखे, कान का इन्फेक्शन बढ़ जाए, कान में सूजन दिखे, या फिर सिर तक यदि ये पहुंच गया तो फिर आपको मिर्गी और सिर दर्द और भी कुछ कुछ सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। तो जनरली इनको पहचाना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर के सिम्टम्स तक आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस मरीज को फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है और इसे डॉक्टर की जरूरत दिखाने की जरूरत है। ये ब्लैक फंगस या तीनों फंगस के अंदर ही यही पहचान है उन तीनों फंगसों की? देखिए, ब्लैक फंगस ही इस तरीके से पहचान करता है, जबकि व्हाइट फंगस और येलो फंगस में और दिक्कत क्या है कि उनकी पहचान बताना और मुश्किल है, क्योंकि वो इंटरनली भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। किसी मरीज का एकाएक बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाए या बहुत ज्यादा सीवियर डायरिया होने लगे तो भी एक सस्पिशन आता है कि हाँ, क्या कहीं उसे येलो फंगस तो नहीं हुआ, या फिर कोविड वाले सिम्टम्स इतने ज्यादा सिवियर हो जाएं तो भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं फंगल इन्फेक्शन आ तो नहीं गया है। अमरिंदर जी, जो फंगस इन्फेक्शन है ये कैसे मरीजों के अंदर आता है? मरीजों में जनरली ये क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं। यदि उनके शरीर में कोई कट है, कोई शरीर में कोई चोट लगा हुआ है, तो वो सरफेस, यदि वो कोई गंदा सरफेस जिसपे कि वो फंगस है, उस पे टच करने से आ सकता है, या फिर हवा में जो मूल्स बोलते हैं उस एयर को इनहेल करने से भी। यदि सबको इनहेल करने में दिक्कत नहीं है, यदि यही कुछ पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं वो यदि उस मूल्स को इनहेल करते हैं तो उन्हें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आपने डायबिटिक पेशेंटों की बात की, क्या ये सभी डायबिटिक पेशेंट को होने का खतरा रहता है या कुछ चुनिंदा लोगों को ही, कुछ चुनिंदा जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल है, या उन लोगों को खतरा रहता है? जनरली ये सब डायबिटिक पेशेंट्स को खतरा नहीं रहता है। 100 में 2-3 ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ही पुअरली कंट्रोल्ड भी, अनकंट्रोल्ड भी नहीं, जिनका पुअरली कंट्रोल्ड रहता है और स्टेरॉइड्स की मात्रा जिन्हें ज्यादा दे दी गई, या फिर जिनका कोविड इन्फेक्शन थोड़ा लंबे समय तक सीवियर रह गया, उनमें चांसेस है। इसका इलाज क्या है?
इसका इलाज तो पहले इसको प्रॉपर डायग्नोसिस कर लीजिए और देखना है कि ये कहाँ तक स्प्रेड, कहाँ तक फैला हुआ है आपके शरीर में। यदि वो दूर तक फैला हुआ है तो उसकी सर्जरी भी कराने की जरूरत पड़ सकती है, और यदि वो एक जगह है, ज्यादा दूर नहीं फैला है, तो ऐसे में एक एंटी फंगल दवाइयां हैं जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी या पोसाकोनाजोल। इन दवाइयों से मरीजों को काफी आराम मिलता है। अमृत जी, आपने जिक्र किया कि जिसकी अनकंट्रोल यानी पुअर कैटेगरी में है उसको होने का खतरा है, और जो स्वस्थ मरीज हैं उनको भी होने का खतरा रहता है जिसको खाली कोविड हुआ हुआ है। नहीं, ज्यादातर जो भी कोविड पेशेंट्स हैं वो तो ऐसे ही घर बैठे रिकवर कर रहे हैं, तो ऐसे मरीजों में बिल्कुल भी खतरा नहीं है। बहुत कम मरीज जो भी अनकंट्रोल्ड, पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दूसरे कारण से हैं, चाहे उन्हें कैंसर हुई हो या रिसेंट में सर्जरी हुई हो, ऐसे लोग ही बस रिस्क पे हैं, ज्यादा लोग रिस्क पे नहीं है। जिस तरीके से बात मीडिया में और जगह बातें चल रही हैं, ये इतना कॉमन नहीं है। जहां लाख पेशेंट्स को कोविड हो रहा है, उनमें कुछ हजारों में ही ये फंगल इन्फेक्शन आ रहे हैं, और वो भी फंगल इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के ट्रीट हो जा रहे हैं। कुछ लोगों में ही ये सीवियर फंगल इन्फेक्शन है। इसके आपने इलाज का जिक्र किया कि किस तरीके से हो सकता है, इससे बचाव कैसे किया जाए? बचाव करने का यही तरीका है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ये बहुत ध्यान दें कि उनका शुगर कंट्रोल रहे। जनरली क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक शुगर कम करने की चाहे दवाई होती है या फिर उन्हें इंसुलिन पर रखा गया होता है। तो ये ध्यान रखें कि बस घर में उन्हें ये रखना है, एक ग्लूकोमीटर रखना है जिससे कि वो दिन में 3 बार अपना शुगर, रैंडम ब्लड शुगर चेक करें। जनरली एक बोलते हैं कि हॉस्पिटल के सेटिंग में टाइट कंट्रोल ब्लड शुगर मॉनिटरिंग होता है और घर के कंट्रोल में नॉन टाइट का ये मतलब होता है कि यदि आप रैंडम ब्लड शुगर 100 से 300 तक अपने शरीर का मिलीग्राम पर डेसीलीटर रखे हुए हैं, तो ऐसे में आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। टाइट कंट्रोल में फायदा अच्छा होता है, लेकिन नुकसान ये हो सकता है कि आपका शुगर बहुत तेज से घट सकता है। तो ऐसे घर में जनरली नॉन टाइट कंट्रोल ही करना चाहिए। नॉन टाइट कंट्रोल में एक और बात ध्यान देना है कि यदि आपका लग रहा है कि आपका शुगर बढ़ा है, आपको कोई भी शुगर की दवाई दिन में 2 बार चल रही है, तो आप उसे बस 3 बार कर दो। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप फिर 4 घंटे बाद अपनी शुगर, रैंडम ब्लड शुगर का टेस्ट कर लो। तो ऐसे में कभी भी बहुत कम और बहुत बढ़ने की संभावना नहीं रहती है। साथ में आजकल एक प्री फिल्ड इंसुलिन सिरिंज आता है जिसे पेन बोलते हैं। वो पेन के आकार का होता है, उसमें जस्ट नीडल आती है। नीडल की एक इतना छोटा होता है कि वो बहुत डीप में नहीं जा सकता। वो इसीलिए बनाया होता है जिससे कि लोग खुद को लगा सके। उसमें एक नॉब होता है जिस नॉब में आपको सेट करना है। यदि आपको 6 यूनिट इंसुलिन लग रही है तो आप उस पे 6 यूनिट डाल दोगे और आप खुद से ही उस इंसुलिन सिरिंज से लगा सकते हैं। वो बहुत डीप में नहीं जाता है और प्रॉपर्ली लगाने पे उसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हैं। अमरिंदर जी, अब ऐसे में एक सवाल और उठता है कि जिस तरीके से ये फंगस अब जिस तरीके से बढ़ा है, लोगों में एक भय का माहौल है, खाने पीने में यानी अपनी डाइट किस तरह की रखें? देखिए, जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये देखना है कि वो दिन में 5 या 6 बार खाना खाएं। जनरली क्या होता है कि उन्हें बोला जाता है कि छोटे-छोटे टुकड़े में खाइए, लेकिन आप दिन में 5 और 6 बार, क्योंकि हमारे जो शुगर का जो लेवल होता है 2 घंटे में वो शुगर का लेवल बढ़ता है खाने के बाद, फिर 2 घंटे बाद घटता है। तो यदि आप छोटे-छोटे टुकड़े लगभग 6-8 बार, 5-6 बार खाते हैं, तो ऐसे में आपका एक कांस्टेंट ब्लड शुगर चल रहा होता है जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। एक तो आपका जो फ्रीक्वेंट मीलिंग 5 से 6 बार छोटे-छोटे टुकड़े में खाना खाना। दूसरा, आपको न्यूट्रिशन के बारे में एक बेसिक नॉलेज रहना कि कौन-कौन सी खाना है जो आपका ब्लड शुगर बढ़ा सकती है। कोई भी खाना जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा अधिक है, वो आपका ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान देना है कि आपको वो खाने पे ज़्यादा खाना है जो कि प्रोटीन्स और मिनरल्स में हो। प्रोटीन्स और मिनरल्स का जो है, जैसे आप दाल खा रहे हैं, आप सब्जी ले रहे हैं, आप मीट ले रहे हैं, मतलब जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं है, कम तेल वाली चीज़ें ले रही हैं। तो ऐसे में आपको सलाद ले रहे हैं, सलाद में आपको मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत है। फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रूट्स में जो कम मीठे वाले फ्रूट हैं वो ले रहे हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये इनमें प्रोटीन्स और मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो शरीर का कैलोरी इंटेक हो मोस्टली प्रोटीन्स और मिनरल्स से हो, ना कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से हो। तो यदि आप रोटी, चावल
जो भी ग्रेन्स हैं उनकी मात्रा कम करिए और जो भी दाल है और जो भी ये मिनरल्स और विटामिन्स की चीजें हैं इनको आप ज्यादा लें। ऐसे में आपका शुगर लेवल एक कांस्टेंट चलता है और घर बैठे ही आपका शुगर लेवल इतना अच्छा रहेगा कि फिर आपको ये फंगल इन्फेक्शन या और किसी भी इन्फेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो आपने डाइट बताई है खाली डायबिटिक लोगों के लिए या अन्य मरीजों के लिए भी है? देखिए, ये इस समय तो अन्य मरीजों के लिए भी है क्योंकि कोविड पेशेंट्स में क्या होता है कि आपके यहाँ अंदर मसल ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, तो ऐसे में ऐसे भी आपको वो सब खाना खाना है जिसमें कि प्रोटीन्स ज़्यादा है। तो आप ऐसे भी इस समय ये दोनों के लिए फॉलो हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा प्रोसेस्ड फूड बहुत कम खाइए और आप प्रोटीन्स कंटेनिंग फूड जितनी भी खा सकते हैं, उससे आपका शरीर बहुत बेहतर रहेगा और आपको इस वायरल इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। हाँ, अमरिंदर जी, आप क्योंकि डॉक्टर हैं, लंबे समय से आप कार्य कर रहे हैं, तमाम बीमारियां आपने देखी। ये फंगस है, इसको लेकर इतना भय का माहौल क्यों है? क्या वाकई ये बहुत खतरनाक है? देखिए, ये खतरनाक तो है। इसमें यदि एक बार कोई इन्फेक्शन हो जाता है और यदि कुछ दिन तक में वो डायग्नोज़ ना हुआ और वो फैल गया, तो ऐसे में क्या होता है कि वो नाक, कान, आँख, हेड इन सब में चला जाता है। तो ऐसे में आपको किसी एक स्पेशलाइज़ेशन के डॉक्टर की नहीं, कम से कम 6 स्पेशलाइज़ेशन के डॉक्टर की और वो किसी भी छोटे हॉस्पिटल के सेटिंग्स में ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ये भयानक तो ये बीमारी बहुत है, लेकिन अभी भी मैं फिर यही बोलूँगा कि ये बहुत रेयर है। जब लाख-लाख लोग कोविड पेशेंट्स हो रहे हैं, तो उनमें कुछ हज़ार लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना आँख, कान, दिमाग जो है खोल के रखने की ज़रूरत है। एक अच्छी बात कही कि पैनिक करने की जरूरत नहीं। एक आखिरी सवाल जाते-जाते, क्योंकि लोगों में भय का माहौल बहुत है, खासकर डायबिटिक पेशेंटों में जिनको शुगर है, एक तरीके से जो माहौल है वो बिल्कुल भयानक है और डरावा सा महसूस लोग कर रहे हैं। डॉक्टर अमरिंदर कुमार झा क्या कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे इस बीमारी को लेकर? मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि जितनी भी बातें आपको बताई जा रही है, उस सब पर भरोसा मत करिए। आप खुद से जो जेन्युइन लिटरेचर है, उसको देखिए, डॉक्टर्स की बात सुनिए और जो भी एडवाइस दिए जा रहे हैं, एडवाइस में सबसे इम्पोर्टेंट 3 एडवाइस ये है, अपना शुगर कंट्रोल करके रखिए, स्टेरॉइड्स की मात्रा 5 से 10 दिन के से ज़्यादा नहीं लेनी है और आपको ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। खुद को फंगल इन्फेक्शन के स्पोर से और खुद को कोविड इन्फेक्शन से बचा के रखना है। ऐसे में फंगल इन्फेक्शन कभी भी आपको नहीं आएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरिंदर झा जी, पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।